अपर्याप्त नहीं था, वृद्धि होती है, अतिरिक्त वृद्धि, उससे पहले एक और वर्ड था अतिरिक्त अनियमित वृद्धि। क्या कि वो फंगस जो गेहूं के जो तना जो होता है उस पे जाकर अटैच हो जाती है और उसमें जाकर वहां पर उसकी जो कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती है, कॉर्टेक्स बाद में आएगा वर्ड, अभी वल्कुट याद रख लेना, वल्कुट या कॉर्टेक्स कोशिका, उसके अंदर जाकर अतिरिक्त वृद्धि करती है, परजीवी के रूप में रहती है, तो वो जगह फूल जाती है। क्या वो जगह फूल जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मट। देखने से अच्छे से समझ में आएगा, मैं दिखाता हूं पहले आपको। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है स्मट। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके ये जो संरचनाएं जो होती है इनको हम क्या बोलते हैं, स्मट बोलते हैं। और देख, ये दिख रही है, ये कॉर्न में, मेज में इस तरीके से आपको ये क्या दिखाई देते हैं, स्मट दिखाई देते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कंड बोलते हैं। तो याद रखना। हाँ जी, यस अलीना शेख, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। हाँ जी, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्मट। ये अतिरिक्त अनियमित वृद्धि होती है यहां पर जब फंगल इन्फेक्शन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्मट बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखना। ये स्मट करने का काम कौन करता है, ऑस्टिलेगो करता है। अब ये ऑस्टिलेगो किसमें करता है बेटा जी, याद रखना, ये कॉर्न में करता है। किसमें करता है, कॉर्न में करता है, मक्के में करता है। तो मक्के में कंड पैदा करने का काम कौन करता है, ऑस्टिलेगो करता है। उसी प्रकार पक्सीनिया, और ये पक्सीनिया वर्ड स्टार्टिंग में आया था जब फंगस हमने स्टार्ट किया था। ये पक्सीनिया जो होता है इस प्रकार, ये देखिए, ये इस प्रकार, ये गेहूं का तना है, उस गेहूं के तने में ये बुरादा सा दिखाई दे रहा है, रेड कलर का, ये रेडिश कलर का नहीं दिखाई दे रहा, मैं जूम करके दिखाऊंगा तेरे को। ये देख, इस तरीके से लाल लाल रंग का ये बुरादा सा पैदा हो गया, ये रस्टिंग हो गई, ये जंग जैसी कंडीशन यहां पर पैदा हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रस्टिंग, रस्ट बोला जाता है। और ये करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका पक्सीनिया होता है। किसके अंदर होता है, गेहूं के अंदर होता है। तो गेहूं में कीट का रोग, गेहूं में रस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पक्सीनिया। मक्के के अंदर कंड पैदा करने का काम कौन करता है, ऑस्टिलेगो। और अगेरिकस कौन है, मशरूम है। क्या ये तीन एग्जाम्पल अभी के अभी याद हो जाएंगे? हाँ जी, क्या ये तीन एग्जाम्पल याद हो जाएंगे? अगेरिकस खाने योग्य मशरूम, ऑस्टिलेगो कंड पैदा करता है किसमें सर, मक्के में। ये मक्के में इस तरीके से अनियमित वृद्धि कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंड बोलते हैं। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑस्टिलेगो। पक्सीनिया गेहूं के अंदर रस्टिंग कर देता है, क्या कर देता है, रस्ट पैदा कर देता है। ठीक है, डन, याद रखना, ये भूल मत जाना। हाँ जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको बेसिडियोमाइसिटीज के यहां पर लक्षण देख लेते हैं। तो बेटा ये कहां कहां पर उग रहे थे, आई होप ये चीज समझ में आ गई। ये किट भी पैदा करते हैं, स्मट भी पैदा करते हैं, वृक्षों के तनों पर पाए जाते हैं, ये परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। कवक जाल इनका कैसा होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ लिया। बस पहला जो था, जो कैसा था, पटहीन था। बाकी तीनों के तीनों कैसे हैं, पटयुक्त हैं, याद रखना। इसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं होते हैं, मैंने आपको बता दिया था, इसमें कोई बीजाणु नहीं होते। लेकिन इनमें कुछ कुछ एग्जाम्पल में खंडन विधि के द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, कुछ कुछ एग्जाम्पल में, जैसे पक्सीनिया में होता है। इनमें लैंगिक जनन जो होता है उसमें क्या होगी, प्लाज्मोगेमी होगी, और जो दो कायिक कोशिकाएं हैं उनके संलयन से होता है। ये एक एक्स्ट्रा चीज याद रखनी है, इसको हम सिनगेमी भी बोल देते हैं, या इसको हम वेजिटेटिव गेमी भी बोलते हैं, जिसमें वेजिटेटिव सेल्स जो होती है वो फ्यूजन करती हैं। बेसिडियम बनता है, ये आपको बता दिया था, बीजाणु बनेंगे, केंद्रक संलयन होगा। याद है आप में से कितने बच्चों को याद है, डाइकैरियन किसमें लंबे समय तक बना रहता है? हाँ जी, आपको, अच्छा, इसमें टॉड स्टूल्स भी एक एग्जाम्पल होगा। आप में से कितने बच्चों को याद है डाइकैरियन लंबे समय तक बना रहता है? क्या एग्जाम्पल थे? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज भी याद रखना, इसमें भी लंबे समय तक बना रहता है। बेसिडियम बीजाणु, अल्ले ये रहा इंपॉर्टेंट, कहां पर बनेंगे मेरे भाई, बाहर बनेंगे कि अंदर बने थे? स्पेसिफिकली बोला था यहां पर बाहर बनेंगे बीजाणु, वहां कहां बने थे, अंदर बने थे। याद रखना, किसमें, लैंगिक जनन में जो बीजाणु बनेंगे अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद बाहर बनेंगे, इसमें कहां, अंदर बन रहे थे, एस्कोमाइसिटीज में। याद रखना, भूल मत जाना। नेक्स्ट, इनमें फलन काय
जिसको हमने क्या बोला था, बेसिडियो कार्प बोला था। एग्जाम्पल आपने यहां पर ये पढ़ लिए है। ये है हमारा कंड स्मट, किसमें, मक्के में, जो किससे हो रहा था, ऑस्टिलेगो से हो रहा था। ये है गेहूं के तने में रस्टिंग, रस्ट का मिलना, ये इस तरीके से रस्ट पाया जाती है यहां पर, ये इस तरीके से रस्टिंग हो रही है। और ये था हमारा कौन सा, बेसिडियोमाइसिटीज। डन, क्लियर है। लास्ट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इस ड्यूटेरोमाइसिटीज में कौन सी विधि थी जो नहीं मिल रही थी, जल्दी से सोचो। बेसिडियोमाइसिटीज में, सॉरी ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज बोल, ड्यूटेरोमाइसिटीज में कौन सी ऐसी चीज थी जो नहीं मिल रही थी, कौन सी ऐसी चीज थी जो नहीं मिल रही थी। इसको हमने अपूर्ण कवक बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अपूर्ण कवक, फंजाई इम्परफेक्टाई, क्या बोलते हैं इसको हम, अपूर्ण कवक, फंजाई इम्परफेक्टाई। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, जरा सोचिए। क्योंकि एक ऐसी विधि जो अब तक इस समूह के जो जीव है उसमें नहीं मिलती है, और वो क्या था, इनमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। क्या, इनको अपूर्ण कवक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन नहीं मिलता, केवल क्या मिलता है, अलैंगिक जनन मिलता है। याद रखना, इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। अब एक बच्चे ने कहा कि सर मान लो कोई कवक है जो खोजी गई है, जो इस समूह के अंदर रखी गई थी, और उसमें बाई चांस हमें लैंगिक जनन अगर मिल जाए तो फिर क्या करेंगे। तो उसको निकाल कर किसमें रख देंगे, या तो एस्कोमाइसिटीज में या बेसिडियोमाइसिटीज में। ऐसा हमारी एनसीईआरटी भी बोलती है, और जितने भी मॉड्यूल है सब में यही लिखा होता है। क्या, कि अगर इस फंजाई में लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है, यानी मान लो इस समूह के अंतर्गत कोई फंजाई हमने रख दी जिसमें हमने देखा लैंगिक जनन नहीं मिल रहा, लेकिन बाई चांस म्यूटेशन से की ऐसी प्रजातियां उसकी या ऐसी संततियां ऐसी उत्पन्न हो गई जिसमें लैंगिक जनन स्टार्ट हो गया, तो क्या उसको फिर भी इसी समूह में रखेंगे, नहीं। तब हम उसको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेंगे। यानी हमने ये निर्धारित कर दिया कि भैया ये वो समूह है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही कवक रखी जाएंगी जिनमें लैंगिक जनन नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता है तो निकाल कर उसको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में रख देंगे। ये टॉडस्टूल्स जो होती हैं बेटा, वो जहरीली कवक होती हैं, टॉडस्टूल्स, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था टॉडस्टूल्स जो होती है वो कैसी होती हैं, जहरीली कवक होती हैं, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणु। अब अलैंगिक बीजाणु कौन सा था बताने की जरूरत नहीं है। आपके एस्कोमाइसिटीज में और ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो अलैंगिक बीजाणु बन रहे थे वो कौन बन रहे थे, कोनिडिया बन रहे थे। और कोनिडिया बाहर बनते हैं, बाहर बनने के बाद अलग हो जाते हैं और वापस से क्या बना देते हैं, पूरा कवक जाल बना देते हैं। यहां पर भी कैसा है भैया, जाल जो है कैसा है, पट्टीयुक्त है। याद रखना, यहां पर भी कैसा है, पट्टीयुक्त है, भूलना नहीं है। इसमें से कुछ सदस्य इसके कैसे होते हैं, मृत जीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं ये अपशिष्ट अपघटक होते हैं और खनिजों के चक्रण में हेल्प करते हैं। मेजरली ये इनकी बात बोल दीजिए, ये सारी की सारी कवक मेजरली कैसी होती है, अपघटक होती है, खनिजों के चक्रण में हेल्प करती है। लेकिन क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन नीट में बन जाएगा कि उपरोक्त में से कौन सी कवक की श्रेणी मुख्य रूप से खनिजों के चक्रण में हेल्प करती है। अब ये सुनने के बाद में, ये क्वेश्चन सुनने के बाद में आपको एनसीईआरटी की ये वाली लाइन याद रखनी पड़ेगी। क्या, देखो ये सुनने के बाद में तो आपको ऐसे, सर ज्यादातर कवक कैसी है, मृत जीवी हैं, ज्यादातर खनिजों का क्या कर रही है, चक्रण कर रही है, ये ज्यादातर कर रही है, लेकिन ज्यादातर वो जो कर रही है वो कौन सी श्रेणी में आती है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में आती है। याद रखना, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में ज्यादातर जो कवक जो रखी गई हैं, अधिकांश सदस्य जो हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के, वो मैक्सिमम कौन है, अपघटक है, जो खनिजों के चक्रण में हेल्प करते हैं। इससे पहले वाले जो सदस्य थे उनमें परजीवी भी थे, यहां पर भी परजीवी है, लेकिन ज्यादातर कैसे हैं, मृतोपजीवी है, याद रखिएगा। कोई बता दो, नीट एग्जाम हॉल में दाप्ती ले जाया जाता है या नहीं। उदाहरण, ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। सबसे पहले इस ऑल्टरनेरिया को देख, दिस इज ऑल्टरनेरिया। ये कौन है बेटा जी, आपका ऑल्टरनेरिया है, याद रखना है। दूसरा, ये आपने पहले भी मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था, दाद खाज खुजली के लिए कौन है, ट्राइकोडर्मा है। ये कॉलिटोट्राइकम है, जिसकी वजह से गन्ने का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इसको रेड रॉट ऑफ शुगर केन बोलते हैं, याद रखना।
तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन यानी गन्ना जो सड़ जाता है, लाल रंग का होता है, वो किसके कारण होता है? याद रखना, कॉलिटोट्राइकम के कारण। ये कॉलिटोट्राइकम जो होता है, इससे गन्ने का लाल रंग हो जाता है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है। ट्राइकोडर्मा एक कवक है जिससे हमने साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त किया था, अगर आपको याद आ रहा हो, साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त किया था, ठीक है। और ये जो ट्राइकोडर्मा जो होती है, इससे पर्टिकुलरली एथलीट फुट डिजीज भी हो जाती है, एथलीट फुट डिजीज भी हो जाती है, जो यहां पर इस तरीके से दिखाई गई है। यहां पर पंजों के बीच में, उंगलियों के बीच में इस तरीके से दाग बन जाता है, ठीक है जी। याद रखना, टीनिया पैडिस जिसको हम बोल देते हैं, एथलीट फुट या टीनिया पैडिस। ठीक है जी। हाँ जी, ऑल्टरनेरिया के बारे में एक चीज बतानी थी, दिमाग से निकल गई है। ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया अभी दिमाग में आते ही मैं आपको बताऊंगा ऑल्टरनेरिया के बारे में, ठीक है जी। ये 3 एग्जाम्पल हैं बेटा जी आपके किसके? ड्यूटेरोमाइसिटीज के। ठीक है, इसके बारे में भी एक चीज बतानी थी, दिमाग से स्किप हो गई है। कौन सी? ऑल्टरनेरिया, अभी बता दूंगा जैसे ही वो क्लिक होता है। हाँ, याद आ गया, पोटैटो एंड टोमेटो अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट को हम बोलते हैं अगेती अंगमारी। एक होता है पछेती अंगमारी, एक होता है अगेती अंगमारी। अर्ली ब्लाइट, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं अगेती अंगमारी। एक होता है पछेती अंगमारी, उसको हम बोलते हैं लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट, अगेती अंगमारी। किसमें? आलू में और टमाटर में। क्या होता है सर ये? एक होता है पकना, एक होता है पकने से पहले की कंडीशन, ठीक है। पकने से पहले की कंडीशन यानी एक तरीके से न्यूली फॉर्म्ड, नया। एक होता है पकने के बाद की कंडीशन, ठीक है। एक होता है मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन से पहले की कंडीशन। हमने बोला एक आलू है जो अभी पका हुआ नहीं था और वो सड़ गया। एक आलू और एक टमाटर है ना, अंकुरित होने से पहले कैसा हो गया? सड़ गया है। मतलब पकने से पहले क्या हो गया? सड़ गया है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं अर्ली ब्लाइट। लेट ब्लाइट का मतलब पकने के बाद सड़ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं लेट ब्लाइट। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और टोमेटो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? ऑल्टरनेरिया आपका, ठीक है जी। तो ये चीज याद रखना, याद करने को बहुत सारी चीजें, फंगस को अगर पढ़ना हो तो पूरा का पूरा, इसमें इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इतनी सारी चीजें हैं, बहुत कुछ चीजें हैं। जितना यहां पर बताया गया है तो इतना भी याद कर लेगा तो इतने में से तेरा क्वेश्चन बन जाएगा और इतने में से तेरे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, जितने भी यहां पर चीजें बताई गई हैं, ठीक है। अब तू चाहे ब्लैक वर्ड पढ़ ले पोटैटो का, चाहे तू व्हाइट पार्ट पढ़ ले, चाहे कोई सा भी पार्ट पढ़ ले। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, आपको याद होगा साइक्लोस्पोरिन ए मिला था। ट्राइकोडर्मा से आपको डिजीज भी होती है जिसको हम एथलीट फुट या टीनिया पैडिस नामक एक डिजीज होती है। किससे? ट्राइकोडर्मा से, टीनिया पैडिस, ठीक है। जिसमें इस तरीके से लेशंस बन जाते हैं, स्किन जो है वो छिलने लग जाती है। यहां पर अगर पर्टिकुलरली आपके पैरों में छिलने लग जाती है तो ये एथलीट फुट कहलाता है, जो एथलीट्स में, धावकों में होता है। ये डन, क्लियर है? दाप्ती क्या है? अरे भैया पता नहीं कौन बांगड़ू था, कह रहा था नीट के एग्जाम हॉल में दाप्ती ले जा सकते, पता नहीं कौन सी दाप्ती ले जानी है इसको। ये था बेटा जी हमारा पूरा का पूरा कवक जगत। कवक जगत पूरा समाप्त हुआ है। इससे पहले था प्रोटिस्टा जगत, इससे पहले था मोनेरा जगत। अब जो बारी आ रही है वो आ रही है किसकी? वायरस की, विषाणु की। ये मान के चल लीजिएगा हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाता है, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट जो पैटर्न जो चल रहा है नीट का, उसमें
वायरस से कम क्वेश्चन आते हैं, और वायरस के बाद में दो छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत छोटे टॉपिक है, एक एक मतलब 4-4 लाइनों के टॉपिक हैं। एक का नाम है वायरॉइड और एक का नाम है प्रायोन्स। वहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आज की नजरिए में देखे तो आते रहते हैं। तो हम ये फटाफट कंप्लीट करते हैं और चैप्टर को हम यहां पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्त। दफ्ती यानी लेटर पैड। ठीक है बेटा, नीट के पेपर में क्या लेकर जाना है तेरे को? सिर्फ और सिर्फ खुद को लेकर जाना है, विद कपड़े पहनकर जाना है, खुद को लेकर जाना है, अपने आप को लेकर जाना है, कपड़े पहनकर, नॉर्मल कपड़े पहनकर, और तेरे पास एक लेटर होएगा वो लेकर जाना है, बस आए। ठीक है, और कुछ नहीं। और जो भी चीजें चाहिए होंगी वो लास्ट में देखना। तुमको अभी से टेंशन हो रही है क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना। जो लेकर जाना है ना, जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उस पर फोकस कर कि ये लेकर जाना है, अजी ये लेकर जाना है, ये सारा जो पढ़ाया हुआ है ये लेकर जाना है। ठीक है, उस पर फोकस कर कि आधार कार्ड लेकर जाना है और ये लेकर जाना है और वो लेकर जाना है। जो चीज लेकर जानी है ना उस पर तो ध्यान नहीं है। दफ्ती लेकर जानी है और ये लेकर जाना है और वो लेकर के जाना है और ऐसा लेकर के जाना है वैसा लेकर के जाना है। जो चीज लेकर जानी है नॉलेज, वो लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। दिमाग भी लेकर जाना है, पूरी बॉडी को लेकर जाना है तेरे को। ठीक है, आजा। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वायरस की बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या वायरस को हम 5 जगत वर्गीकरण में कहीं रखते हैं? क्या आर.एच. विटेकर का जो 5 जगत का जो वर्गीकरण जो था, 5 जगत वर्गीकरण जो था, क्या उस 5 जगत वर्गीकरण में वायरस को कहीं रखा? वायरस को रखा नहीं। लाइकेन को रखा नहीं। ना वायरस को रखा, ना लाइकेन को रखा। वायरॉइड्स को कहीं रखा नहीं। प्रायोन्स को कहीं रखा नहीं। इनको नहीं रखा गया था। स्पेसिफिकली अगर वायरस की बात करें तो क्यों नहीं रखा गया था? क्योंकि बेटा ये जो होती है ये एक अकोशिकीय संरचना होती है, और ये 2 जीवों के मिश्रण से बनती है, 2 जीवों के सहजीवी संबंध से बनती है, इसलिए नहीं रखा क्योंकि 2 जीव सम्मिलित हैं। वायरॉइड्स ये भी अकोशिकीय संरचना है, और प्रायन्स जो है ये भी अकोशिकीय संरचना है। तो याद रखना आपने, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, इनको हम 5 जगत वर्गीकरण में नहीं रखा गया था। क्यों नहीं रखा गया था? क्योंकि ये अकोशिकीय संरचना, यानी ये कोशिकीय संरचना है ही नहीं, ये कोशिका से नहीं बनी हुई है। किससे बनी हुई है अभी बात करेंगे। लाइकेन जो होती है ये एक संरचना है जो 2 जीवों के मिश्रण से बनती है, सहजीवी संबंध से बनती है। तो आर.एच. विटेकर के 5 जगत प्रणाली में इनका कोई स्थान नहीं था। ये पहला बिंदु है, याद रखना। जब हम वायरस पढ़ते हैं, वायरस हेडिंग डालकर जब हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहला बिंदु ही यही आता है जो हमारी एनसीईआरटी में ये लिखा गया कि आर.एच. विटेकर ने इनको नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? रीजन ये था कि ये जो होते हैं ये आपके अकोशिकीय होते हैं, यानी ये कोशिकीय संरचना नहीं होती है, और ये जो होता है ये आपका है तो कोशिकीय, लेकिन ये 2 जीवों के मिश्रण से बन रहा है, इसलिए हम इसको किसी स्पेसिफिक जगत में नहीं रख सकते हैं इनको। डन। दूसरा बिंदु, ये जो वायरस जो है इसकी खोज किसने करी है, या वायरस के लिए सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई थी? तो याद रखना, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर जो है उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी, सर्वप्रथम वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे सबसे पहली जो वैक्सीन बनाई गई थी उसका नाम क्या था, या सबसे पहली जो वैक्सीन बनाई गई थी वो कौन सी, किस डिजीज के खिलाफ बनाई गई थी?
हाँ जी सर, एस्कोमाइसिटीज में क्या है सर, प्लीज बता दीजिए सर। फाइकोमाइसिटीज में अंतर जातीय बेसिडियो। बेटा तू कल का लेक्चर देख अमित कुमार, ऐसे काम नहीं चलेगा। अंतर जातीय बाहर जाती है, कल का पूरा लेक्चर देख दोस्त, ऐसे रटने का काम नहीं है। कल पूरा समझाया तेरे को अमित कुमार, कल का पूरा लेक्चर देख, चाहे 10 बार देखना पड़े। हाँ जी, सबसे पहली कौन सी डिजीज के खिलाफ? स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। एक कह रहा है चिकन पॉक्स, बहुत ही बढ़िया। अभी भी ये छोटी माता बड़ी माता ही करते रहेंगे। स्मॉल पॉक्स के खिलाफ सबसे पहली वैक्सीन बनाई गई थी, चेचक जिसको हम बोलते हैं, बड़ी माता जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। लुईस पास्चर ने बनाई थी। और ये जो रोग जो था ये एक विषाणु जनित है। देखो विषाणु की अभी खोज नहीं हुई है। लुईस पास्चर ने विषाणु की खोज नहीं करी। लुईस पास्चर ने विषाणु के बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब कुछ इन द सेंस कि मतलब उसकी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताया। लुईस पास्चर ने बस इतनी सी बात बताई कि कुछ क्या, कि कुछ जहर या जहरीला तरल है, जहरीला तरल है, एक पॉइजनस फ्लूइड है, एक पॉइजनस फ्लूइड है जो बहुत तेजी से फैलता है, रोग पैदा करता है। कौन सा? स्मॉल पॉक्स। एक जहरीला तरल है, एक विषैला तरल है, जो विषैला तरल जो है जिसके कारण क्या हो रहा है, ये रोग हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने क्या बनाई थी? वैक्सीन, है ना। मतलब यूं समझ लीजिए, यूं समझ लीजिए कि एक बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ है उसके बारे में सोच लिया कि ये बड़ा होकर ये डॉक्टर बनेगा, ये बड़ा होकर ये बनेगा, इसका नाम ये है, इसका वो है, ऐसा है वैसा है। अभी तक खोज नहीं हो, अभी तक उसकी उत्पत्ति नहीं हो, अभी तक उसके बारे में जाना नहीं है क्या है वो। बस इतना सा बता दिया कि ये जो रोग जो हो रहा है ना स्मॉल पॉक्स, ये किसी जहरीले तरल से हो रहा है। अब वो जो जहरीला तरल जो है, वो विषैला विष जो है, वो कौन है? सर विषाणु, ठीक है। अब आप में से कौन मुझे बताएगा यहां पर कि मैंने एक मिस्टेक करी है जानबूझ के? कौन मुझे बताएगा कि यहां पर आपको कोई मिस्टेक दिख रही है? क्या आपको यहां पर कोई मिस्टेक दिख रही है? क्या आपको यहां पर कोई मिस्टेक दिख रही है क्या? लुईस पास्चर ने जो सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी वो बनाई थी रेबीज के लिए, ठीक है। और एडवर्ड जीनर ने जो सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। क्या ये चीज आपको याद है? हम लोगों ने ये पढ़ी है कि लुईस पास्चर ने वैक्सीन बनाई थी। आप में से कितने बच्चों को याद है जब हम लोगों ने वैक्सीन पढ़ा था उसमें से काउपॉक्स याद आ रहा है? लोगों को काउपॉक्स हो रही थी, फिर वो काउपॉक्स एक बच्चे के अंदर डाली गई थी, फिर उसके खिलाफ बनाई गई थी वैक्सीन। कितने बच्चों को याद आ रहा है लुईस पास्चर ने रेबीज के खिलाफ वैक्सीन बनाई थी? कुछ ऐसा पढ़ा था? ठीक है, तो याद रखना सबसे पहली वैक्सीन एडवर्ड जीनर ने बनाई थी किसके खिलाफ? स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। लुईस पास्चर ने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी रेबीज के खिलाफ। और इसी लुईस पास्चर ने सबसे पहले बताया था क्या कि ये जो बीमारी हो रही है, इस बीमारी में, इस रोग में एक विषैला तरल है, एक विषैला तरल है, और वो विषैला तरल जो है वो रोग फैला रहा है। वो विषैला तरल जो है वो क्या फैला रहा है? रोग फैला रहा है। वायरस के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, ठीक है। वायरस की सबसे पहले खोज किसने करी थी? वायरस की अगर खोज की बात करें तो वायरस की खोज करने वाला जो सबसे पहला वैज्ञानिक जिसको माना जाता है वो कौन है? इवानोविस्की। क्या नाम है? इवानोविस्की, जिसने वायरस की सबसे पहले क्या करी थी? खोज करी थी। कौन से वायरस की खोज करी थी? उस वायरस का नाम भी याद रखना है आपने, तंबाकू मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये तंबाकू मोज़ेक वायरस जो होता है ये छड़ आकृति का होता है, छड़ाकार होता है, छड़ आकृति का होता है, छड़ाकार होता है। याद रखना कैसे आकृति का होता है? छड़ आकृति का होता है। कौन? तंबाकू मोज़ेक वायरस, जिसकी खोज किसने करी थी? इवानोविस्की ने करी थी, ठीक है। अब ये जो छड़ आकृति का ये जो वायरस जो होता है, इस वायरस के अंदर क्या मिलता है? कोई मुझे जल्दी से बताएगा। वायरस के अंदर वो अकोशिकीय संरचना होती है, उसमें दो चीजें होती है। कई बार हम पढ़ चुके हैं, आपने जेनेटिक्स में भी पढ़ा है, आपने कई सारी चीजों में पढ़ा है। 1892 में इन्होंने खोज करी थी।
1892 में इन्होंने खोज करी थी। वायरस जो होता है उसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं या न्यूक्लियोकैप्सिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। बेसिकली जो प्रोटीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक अम्ल, यानी यहां पर क्या मिलता है, न्यूक्लिक एसिड मिलता है, न्यूक्लिक अम्ल मिलता है। अगर आप अपने एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो उस एनसीईआरटी के डायग्राम में ये डायग्राम जो है ये छड़ आकृति का होता है, छड़ाकार आकृति का होता है, जिसमें आरएनए मिलता है। कौन मिलता है, आरएनए मिलता है, एकल रज्जु की आरएनए मिलता है। और ये है कैप्सिड। कैप्सिड कौन होता है मेरे भाई, प्रोटीन का आवरण है, जिनकी ये जो इकाइयां आपको दिखाई दे रही हैं, ये इकाई प्रोटीन की, ये इकाई प्रोटीन की, इनको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कैप्सोमियर। तो कैप्सिड किससे बना होता है, कैप्सोमियर से। जिनको समझ में नहीं आया वापस से सुन, ये जो आपको नीला नीला सा आवरण दिखाई दे रहा है इसका नाम है कैप्सिड, जो किससे बना है, प्रोटीन से। इनकी जो इकाइयां जो होती है, इनकी जो यूनिट होती है, उनका नाम क्या होता है, कैप्सिड की जो इकाई होती है, प्रोटीन जो होते हैं उनका नाम होता है कैप्सोमियर। अंदर कौन है भैया, यहां पर न्यूक्लिक अम्ल है, तो न्यूक्लियो कैप्सिड संरचना बोल दीजिए या न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना बोल दीजिए। याद रखना तंबाकू मोजेक वायरस जो होता है, जो छड़ाकार आकृति का होता है, इसमें 2130 क्या होते हैं, कैप्सोमियर होते हैं। याद रखना कितने, स्पेसिफिकली 2130 क्या होते हैं, कैप्सोमियर होते हैं। इस तंबाकू मोजेक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और कौन है, कैप्सिड है। उस कैप्सिड में कितने कैप्सोमियर हैं, उस कैप्सिड में 2130 क्या है, कैप्सोमियर है। इस तंबाकू मोजेक वायरस में कैप्सिड जो होता है वो 95% पोर्शन बनाता है किसका, इस वायरस का, और मात्र 5% पोर्शन जो होता है वो कौन होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। और यही न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये क्या करता है, संक्रमण करता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बोलिए, क्या ये इतनी सी बात आपको समझ में आई है क्या, कि वायरस की खोज किसने करी, 1892 में इवानोविस्की ने करी। इवानोविस्की ने क्या देखा, एक तंबाकू का पेड़, वो तंबाकू का जो पेड़ जो था उसकी लीफ जो थी वो संक्रामित हो रही थी, जिसके अंदर जब अध्ययन किया गया तो पता लगाया गया कि भैया ये जो वायरस जो है ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। इवानोविस्की ने बताया बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। कैसे, कि उन्होंने जब इन विषैले कणों को, बैक्टीरिया का फिल्टर होता है, फिल्टर पेपर होता है, निस्यंदन झिल्ली या फिल्टर पेपर जिसको हम बोल देते हैं, एक ऐसी झिल्ली, एक ऐसा निस्यंदन पेपर, एक ऐसा फिल्टरेट पेपर जिसके अंदर जो छेद जो होंगे जो बैक्टीरिया को रोक लेते हैं, जिनके छेदों का आकार इतना छोटा होता है जो बैक्टीरिया को रोक ले, उस फिल्टर पेपर से जब इनको गुजारा गया तो ये उससे भी गुजर गए। यानी उन्होंने बताया, किसने, इवानोविस्की ने, कि भैया ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। जब इनको बैक्टीरिया के फिल्टर पेपर से गुजारा गया तो ये उससे भी गुजर गए, यानी ये बैक्टीरिया से भी क्या है, छोटे हैं। याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। बाकी एक बिंदु यहां पर बहुत सीधा सा था, वायरस की जो स्टडी जो होती है, वायरस की स्टडी को क्या बोला जाता है, वायरोलॉजी बोला जाता है। हाँ जी मेरे भाई, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया चीजों को एक्सप्लेन करने में, वापस से पूरी की पूरी चीजें स्टार्ट करते हैं। वायरस की स्टडी, वायरोलॉजी। वायरस के अगर इतिहास देखें तो वायरस को आर.एच. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा वायरस को 5 जगत वर्गीकरण में, क्योंकि ये अकोशिकीय संरचना, ये कोशिका से बने हुए नहीं है। और वायरस के 5 जगत वर्गीकरण में कोशिकीय जीवों को रखा गया था, चाहे वो एकल कोशिकीय हो, चाहे बहुकोशिकीय हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे पोषण के आधार पर हो, किसी भी आधार पर हो, कोशिकीय संरचनाओं को रखा गया था। ठीक है, ये जो वायरस जो होते हैं इनकी स्टडी क्या कहला रही है, वायरोलॉजी कहला रही है। अगर इनका इतिहास देखें तो पहला बिंदु ये रहा। दूसरा बिंदु, लुईस पास्चर ने वैक्सीन बनाई थी, किसके खिलाफ, रेबीज के खिलाफ बनाई थी, और ये बोला था कि ये जो वायरस जो है, वायरस एक्चुअली वायरस नाम नहीं, ये जो रोग जो है ये कुछ विषैले तरल से फैलता है। कौन सा, ये रेबीज का रोग, जिसके लिए लुईस पास्चर ने क्या बनाई थी, वैक्सीन बनाई थी। वायरस की खोज एक्चुअली किसने करी थी, वायरस की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था 1892 में, वो कौन था, इवानोविस्की था, जिसने बताया कि वायरस वो छोटे कण हैं जो बैक्टीरिया का जो फिल्टर पेपर होता है उससे भी गुजर जाते हैं, यानी बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं।
कौन से बैक्टीरिया की खोज करी थी? तंबाकू मोजेक वायरस की खोज करी थी, जो छड़ाकार आकृति का होता है, इस प्रकार से छड़ आकृति का होता है। ये यहां पर इस तरीके से बेसिलस टाइप का होता है, डंडे टाइप का होता है। जो किससे बना होता है भैया? वायरस किससे बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है या न्यूक्लियो कैप्सिड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ये न्यूक्लिक अम्ल होता है और कौन होता है? प्रोटीन का आवरण होता है। प्रोटीन के आवरण को हम कैप्सिड बोलते हैं, जिसकी इकाइयों को हम कैप्सोमियर बोलते हैं। तंबाकू मोजेक वायरस में केवल 5% भाग कौन बनाता है? न्यूक्लिक अम्ल, जो कौन है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। याद रखना कौन है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है ये तंबाकू मोजेक वायरस में न्यूक्लिक अम्ल होता है। और कैप्सिड जो होता है वो कैप्सोमियर से बना होता है। और यहां पर टोटल कितने कैप्सोमियर हैं? 2130 कैप्सोमियर हैं। 95% पोर्शन जो होता है इस वायरस का वो कौन बनाता है? कैप्सिड बनाता है। केवल 5% पोर्शन जो होता है वो कौन बनाता है? न्यूक्लिक अम्ल बनाता है। हाँ जी, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? ये ध्रुवेश नाम से इसको क्लास से बाहर निकालिएगा, परमानेंट ब्लॉक मत करिएगा, आज की क्लास से बाहर निकाल दीजिएगा। हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक डंडना डंडन इतिहास में खोज किसने करी है? इन्होंने करी है। ये तीसरा बिंदु था। चौथे बिंदु की तरफ आते हैं। चौथा बिंदु जो है वो है क्या? एक और वैज्ञानिक जिसका नाम है बेजेरिंकिया, जिसको हिंदी में बेजेरिनेका बोला गया है। बेजेरिनेका, बेजेरिंकिया बोला गया है इसको, इंग्लिश में बोलते हैं बेजेरिंकिया। इन्होंने भी क्या देखा? इन्होंने क्या किया? एक संक्रामित तंबाकू का पेड़ लिया, टोबैको का। अब एक टोबैको का पेड़ जो ऑलरेडी क्या है? संक्रामित है। टोबैको का पेड़ जो ऑलरेडी कैसा है? संक्रामित है, जिसमें कौन सा वायरस मिल रहा है? टोबैको मोजेक वायरस मिल रहा है। अब इस संक्रामित टोबैको के पेड़ से उन्होंने तरल निकाला और उस तरल को निकालकर उन्होंने सामान्य तंबाकू का जो पौधा जो है, सामान्य टोबैको का जो पेड़ जो था उसके ऊपर छिड़काव कर दिया। क्या सर? तंबाकू का पेड़ लिया जो ऑलरेडी संक्रामित है, जिसके अंदर तंबाकू मोजेक वायरस है, जिसकी लीफ जो थी वो कर्ल हो जाती है, उसका रिसाव, उसका रस जो था जहां पर वो संक्रमण होता है, उसको लेकर, उस तरल को लेकर किसमें डाल दिया साहब? टोबैको में डाल दिया। अरे भैया सिंपल सी बात है। जैसे तुम्हें जुकाम होता है, जुकाम में क्या होता है? कॉमन कोल्ड में क्या होता है? राइनो वायरस होता है ना, तो यहां पर रिलीज होता है ना, म्यूकस रिलीज होता है। तुम्हारे इस म्यूकस को निकाल कर किसी दूसरे व्यक्ति में डाल दे, वो संक्रमित नहीं हो जाता है ना। सेम टू सेम चीज इन्होंने करी। तंबाकू मोजेक वायरस जो एक संक्रामित पौधे में था वो लिया, सामान्य पौधे में डाला, सामान्य पौधे में जैसे ही डाला तो वो भी क्या हो गया? संक्रमित हो गया। तो इस चीज को देखकर उन्होंने एक कथन दे दिया, इस चीज को देखकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। और वो स्टेटमेंट क्या दिया था? वो स्टेटमेंट जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइडियम। कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइडियम, ये स्टेटमेंट दिया था किसने? आपके बेजेरिनेका ने। कब दिया था? 1898 में दिया था। ठीक है जी। तो 1898 में बेजेरिनेका ने एक स्टेटमेंट दिया, क्या? कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइडियम, यानी एक ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर कुछ विषैले कण है, एक ऐसा फ्लूइड, एक ऐसा तरल जिसके अंदर कुछ विषैले कण हैं, कुछ विषैले कण हैं जो क्या कर रहे हैं? कंटामिनेट कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं? संक्रामित कर रहे हैं। क्या? एक ऐसा तरल जिसके अंदर कुछ, एक ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर कुछ विषैले कण हैं जो क्या कर रहे हैं? सामान्य पादप को कंटामिनेट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? संक्रामित कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट दिया था किसके? आपके बेजेरिनेका ने 1898 में। संक्रामित जीवित तरल, या संक्रामित जीवित तरल का मतलब एक ऐसा तरल जिसके अंदर संक्रमण करने वाला, एक सजीव को संक्रमित करने वाले, एक जीवित जीव को संक्रमित करने वाला एक तरल। ये चीज बताई थी किसने? आपके बेजेरिनेका ने। फिर उसके बाद पांचवा बिंदु, वापस से एक और वैज्ञानिक जिसका नाम है स्टैनले। अब इन स्टैनले ने क्या किया था? इन्होंने पर्टिकुलरली तंबाकू मोजेक वायरस जो है, देखो तीनों वैज्ञानिक तंबाकू मोजेक वायरस से हैं। ये भी तंबाकू मोजेक वायरस, ये भी तंबाकू मोजेक वायरस, और गुरु ये भी तंबाकू मोजेक वायरस। इन्होंने ये जो तंबाकू मोजेक वायरस जो था, ये इस तरीके से आरएनए है और ये इस तरीके से इसमें प्रोटीन का आवरण है।
2130 यहां पर क्या मिल रहे हैं, यहां पर कैप्सोमीयर मिल रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से यहां पर हमारा, ये इस तरीके से हमारा कौन था गुरु, एक टीएमवी था। ऐसे कई टीएमवी को उन्होंने एक साथ, ऐसे कई टीएमवी को उन्होंने एक साथ एक जगह एकत्रित किया और एक सॉलिड फॉर्म में यहां पर कलेक्ट कर दिया। ऐसे कई सारे टीएमवी को उन्होंने एक साथ एकत्रित किया और कई सारे इकट्ठे करने के बाद में एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्रिस्टलीकरण। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या जाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। रवे बना दिए थे, कैसा बना दिया था, उसके रवे बना दिए थे, उसके क्रिस्टल्स बना दिए थे। किसने, स्टेनले ने। किसके, वायरस के। तो याद रखना, स्टेनले ने सर्वप्रथम वायरस का या वायरस के रवे तैयार किए थे। तो याद रखना, सबसे पहले रवे किसने तैयार किए थे, भूलना जाइएगा, किसने, स्टेनले ने तैयार किए थे। ये सारी हमने हिस्ट्री पढ़ी है सिंपल सी। एक बार जरा यहां पर फटाफट इन बिंदुओं को एक बार जरा जल्दी से फटाफट देख ले। अच्छा, कौन से वर्ष में किए थे, 1935 में किए थे। क्या ये वर्ष याद रखने, जो एनसीईआरटी में वर्ष दिए हैं वो तो सारे याद रखने, 1892, 1898, 1935, 1892, 1898, 1935। एक बार तुरंत फटाफट देख ले बेटा। यहां पर विषाणु के अध्ययन को क्या बोला जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है, हमने देखा। पाश्चर के अनुसार लैटिन भाषा में अगर देखें तो एक जहरीला या वेनम या तरल विष होता है, कौन, एक वायरस। मतलब वायरस के बारे में नहीं बताया, उस रेबीज इन्फेक्शन के बारे में बताया था। इवानोविस्की 1892 में उन्होंने पृथक किया था किसको, तंबाकू मोजेक वायरस को, और नाम भी दिया तंबाकू मोजेक वायरस। ये भी बताया कि ये जो होते हैं ये वायरस जीवाणु से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि ये जीवाणु फिल्टर से गुजर सकते हैं। यानी जीवाणु फिल्टर, यानी ऐसा फिल्टर पेपर जो जीवाणु को रोक सकता है, उससे भी ये गुजर सकते हैं। यानी बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, कौन, आपके वायरस। बेजेरिनेका, इन्होंने 1898 में क्या बताया कि एक संक्रामित तंबाकू के पौधे का रस जो था उसको स्वस्थ तंबाकू के पौधे में जब डाला तो वो पौधा भी कैसा हो गया, संक्रामित हो गया। इसके लिए इन्होंने इस तरल को नाम दिया था क्या, कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडियम नाम दिया था। तो कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडियम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडियम जो था वो किसने दिया था, बेजेरिनेका ने। स्टेनले ने 1935 में तंबाकू मोजेक वायरस का क्रिस्टलीकृत किया था, इनके क्रिस्टल्स बनाए थे, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इतनी सी बात थी यहां पर, ये हिस्ट्री वाली। हाँ जी, यहां तक की बात आई होप समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब ये क्रिस्टलाइजेशन क्यों किया गया होगा, स्टडी करने के लिए बेटा जी उनकी। ठीक है, क्लियर है, डंडना डंडन। चलिए जी,